माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बेसिक शिक्षा विभाग से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बेसिक शिक्षा मंत्री जी से था कि जो भी हमारे शिक्षक हैं उनको चिकित्सीय इलाज के लिए क्या कोई कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हम देश को जब विकसित होने की बात करते हैं तो सबसे मजबूत ढांचा हमारे स्कूल हैं, हमारे बच्चे हैं और उनके शिक्षा की गुणवत्ता है। और उनके शिक्षा की गुणवत्ता कब हम सुनिश्चित कर पाएंगे? जब हमारे शिक्षक वो मजबूत रहेंगे, जब उनका हेल्थ मजबूत रहेगा। आज ये प्रश्न पूछने का मेन उद्देश्य यह है कि जो हमारे शिक्षक हैं, आज वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीजेज हो या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो। तो ऐसी स्थितियों में, जबकि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उन स्थितियों में आपकी सरकार के द्वारा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले 5 वर्षों में क्या कोई ऐसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हेल्थ के द्वारा हमारे शिक्षकों के लिए किए गए हैं जिसमें बढ़ती हुई चाहे वो कैंसर जैसी बीमारियां हो, जिनका कि आंकड़ा यहाँ तक पहुंच रहा है कि आने वाले 5 से 10 सालों में वो 97% तक मोर्टेलिटी रेट चली जाएगी और 47% तक इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें अर्ली स्टेजेस में पकड़ लिया जाए तो शायद हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। तो सरकार के द्वारा इन गंभीर बीमारियों को समझते हुए कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हेल्थ रिलेटेड क्या किए गए हैं, और अगर नहीं किए गए हैं तो इनके बारे में क्या सरकार कोई भी विचार कर रही है? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अध्यक्ष महोदय, इस विभाग में शिक्षक में महिलाओं के आंकड़े काफी ज्यादा हैं और जो महिला गर्भावस्था के बाद से लेकर के जब तक उसका बच्चा 5 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक अगर वो महिला की पोस्टिंग उनके गृह जनपद के अलावा अगर कहीं दूर कर दी जाती है, उन सिचुएशंस में उनके बच्चे को पालन पोषण, उस पर ध्यान देना और साथ ही साथ उनका काम कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो क्या सरकार महिलाओं की हितैषी बनते हुए जो भी हमारी महिला शिक्षक हैं जिनका बच्चा 5 साल या उससे कम उम्र का है, उन्हें उनके गृह जनपद में पोस्टिंग दिलाने की कार्यवाही या दिलाने का अवसर देगी? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि जो हमारे परिषदीय अध्यापक हैं उनके लिए कोई हेल्थ से संबंधित बीमा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले समय में हमारे जितने भी परिषदीय अध्यापक हैं, इनके लिए एक कैशलेस प्रीमियम बेस्ड व्यवस्था को बनाने का हम सब लोगों ने प्रयास किया था, जिस पर सहमति ना बनने के कारण इसको लागू ना किया जा सका। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे परिषदीय कर्मचारी, जो हमारे राज्य कर्मचारी होते हैं, इसमें उनको काउंट नहीं किया जाता है। जो हमारा वर्तमान में नियमावली है, जो जियो है, उसके अंतर्गत हमारे परिषद, हमारे जितने भी अध्यापक हैं वो परिषद के अंतर्गत आते हैं, परिषद के कर्मचारी हैं। इसीलिए उनको जो राज्य कर्मचारियों के लिए नियमावली है उसके अंतर्गत उनको काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन मैं अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान में भी हम सब लोग जो कैशलेस प्रीमियम बेस्ड इंश्योरेंस की बात की गई है, हम सब लोग इस पर विचार कर रहे हैं और सभी जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनसे सहमति बनाते हुए और हमारे सभी शिक्षकों में जो बीमा प्लान को दोबारा से बना करके तैयार किया जाएगा, अगर उसमें सहमति बनती है तो इस कैशलेस प्रीमियम बेस्ड इंश्योरेंस की सेवा को हम सब लोग उपलब्ध कराने के लिए शासन के द्वारा इस प्रक्रिया को चलाया जाएगा। और माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न उठाया है
जो कि शिक्षकों की महिला शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित है। मैं इसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। ये जो मूल प्रश्न है वो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के है, ना कि शिक्षकों के किसी तरह से महिला शिक्षकों के ट्रांसफर्स को करने के संबंधित। इसीलिए ये मूल प्रश्न से अलग है और इसका कोई उत्तर मेरे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कह दो ना कि इसका मुझे अनुभव नहीं है। हेल्थ स्क्रीनिंग, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है, जब किसी को बीमारी से पहले ही रोक दिया जाए, प्रिवेंशन कर दिया जाए, तो वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो क्या इस बारे में सरकार कुछ सोच रही है हमारे शिक्षकों को उनके हेल्थ को मजबूत करने के लिए? क्या कोई भी ऐसे हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स किए गए हैं जिसमें अर्ली स्टेज में डिजीज को रोका जा सके? शिक्षकों के लिए कोई हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम किए गए? मोना जी। हमारी सदस्य हैं, उन्होंने उठाया है और मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और आपके माध्यम से मैं चाहूँगी कि इस पर आप ज़रूर विशेष आपकी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी। जो महिलाएं हैं, शिक्षक हैं, ये संवेदनशील सदन है और लगातार अभी नारी वंदन अधिनियम लेकर के सरकार आई है, इसका सबने स्वागत किया है। इसी सदन में अभी महामहिम हमारी नारी शक्ति की प्रतीक उन्होंने यहाँ पे बैठ के यहाँ से अभिभाषण में अपनी बातें रखी सदन में। मैं उन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपसे विनम्र निवेदन करूँगी कि एक महिला जो गर्भावस्था के बाद बच्चे को जन्म देती है, एक माँ के रूप में उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उसके साथ साथ जब वो अपने शिक्षक होने के दायित्व को निभाती है तो ये दोनों जिम्मेदारियां वो निभाना चाहती है, पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती है, पर प्राकृतिक रूप से उसके सामने बहुत सारी अड़चन आती है। मैं ये निवेदन करूंगी माननीय अध्यक्ष जी कि इस पर सरकार जरूर विचार करे कि कम से कम 5 वर्ष की आयु तक, क्योंकि ये मेडिकली ये प्रूवन है कि 5 साल की आयु तक जब तक बच्चा नहीं हो जाता वो माँ पर आश्रित होता है। तो इस पर जरूर विचार करें कि जब तक बच्चा 5 वर्ष की आयु का ना हो जाए तब तक माँ को, जो खासकर अध्यापक हो या किसी भी, मैं तो कहूँगी हर वर्ग, उसको उसके गृह जनपद में, ताकि वो जो दोनों जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से कर पाए। इस पर मैं आपका संरक्षण चाहूँगी और मैं चाहती हूँ सारे सदन का इस पर सहमति होगी। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं चाहूंगी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, पूरी विनम्रता से मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस पर जरूर विचार करें। जी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मोना जी तो पुरानी सदस्य हैं मान्यवर, इनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि मातृत्व अवकाश की व्यवस्था है मान्यवर, पर्याप्त व्यवस्था मातृत्व अवकाश की है, नंबर 1। नंबर 2 मान्यवर 16,000 से ज्यादा ट्रांसफर इसीलिए किए गए कि उनकी सुविधा हो सके किसी न किसी रूप में। 16,000 से ज्यादा ट्रांसफर किए गए मान्यवर, ये पहली बार हुआ ऐसा और उनकी इच्छा के अनुरूप किए गए मान्यवर, ये देख के किया गया, नहीं किए गए। ये 16,000 बहुत बड़ी संख्या है मान्यवर, एक साथ 16 एक पेन से किए गए मान्यवर। आप महिला थोड़ी हो, बैठो। अरे बैठो, अरे आप कहाँ चक्कर में पड़ गए मोना जी और रागिनी के? बैठे। अरे आप उनको बिठाएं, आप खड़े हो गए, बैठिए। अगला प्रश्न संख्या 13 से डॉक्टर संग्राम सिंह। डॉक्टर संग्राम सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें बोलने की अनुमति दिया। मानवर, आज हम सरकार से जानना चाह रहे थे कि आज बड़े पैमाने पर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। खासकर बिजली विभाग तो पूरा का पूरा आज उन्हीं के हवाले है। हर विभाग, आपका नगर विकास भी आज उन्हीं पर आधारित है। स्वास्थ्य विभाग भी, जो बड़े विभाग हैं, आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जा रहे हैं। तो मैंने सरकार से जानना चाहता, क्या आप उनके लिए कोई नियमावली बनाने जा रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को आप नियमित करने जा रहे हैं? तो सरकार ने
जवाब दिया कि नहीं, इसके माध्यम से लिए जाने वाले कर्मी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ, जब आप सब कुछ पहली बार कर रहे हैं तो आखिर इतने बड़े पैमाने पर जब इतने बड़े बड़े विभाग हैं और आप सरकारी खजाने से आप इनको पैसा भी देते हैं, तो आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि बेरोजगारों को दर दर भटकना भी पड़ रहा है, उन्हें ठोकरें भी खानी पड़ रही है, और जो उन्हें ट्रेंड होने के बावजूद भी जो कम वेतन मिलता है आउटसोर्सिंग कर्मी, उस पे भी आप कंपनियों को बैठा दिए, एक नया सामंत पैदा कर दिए जो उनके ऊपर कमीशन लेने का काम करता है। आपकी सरकार तो विद्वता से भरीपूर्ण सरकार है। कौन आपको राय दे रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, समझ से हम सबके परे है। एक तरफ तो आप जो हमें आरक्षण की व्यवस्था दी गई है भारत के संविधान के द्वारा, ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां उसका पालन भी नहीं करती, और जब आप लेन देन से दूसरी कंपनी को माननीय अध्यक्ष जी मिल जाता है काम, तो वो हमारा जो कार्यरत कर्मी है उसको आप बड़े बेरहमी से बाहर भी कर देते हैं। तो आखिर जब सरकारी खजाने से पैसा दे रहे हैं तो आखिर इस तरह का माहौल आप क्यों बनाए पड़े हैं, और कमीशन भी ले रहे हैं उनके ऊपर। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इंसान होकर इंसान पर इस तरह का टैक्स, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और इतने योग्य मंत्री के रहते कम से कम आप संविदा तो करा देते, बिजली मंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी संविदा के द्वारा नियुक्ति करा देते, स्वास्थ्य मंत्री तो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी अगर संविदा के माध्यम से करा देते। आप बहुत अच्छे प्रश्न। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इनका वेतन बढ़ाने का काम करेंगे, क्या इन्हें सुविधाएं देने का काम करेंगे, क्या आप इन्हें नियमित करने के लिए सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी? ये मेरे 2-3 प्रश्न हैं, मैं इससे सरकार से स्पष्ट उत्तर की उम्मीद चाहता हूं। डॉक्टर हृदय नारायण सिंह। मैं आपका आभारी हूं कि 2 साल बीतने के बाद पहली बार यहां पे तारांकित प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस लाइन से मैं शुरू करता हूं कि सरकार में नौकरियां बस आंकड़ों का खेल है। झूठे वादों, झूठे नारों से बस इनका मेल है। अगर उत्तर युवा तो अगर सीधा इनसे प्रश्न पूछ बनाइए। ले कुछ तो उनको मिलती 2 साल हाँ, अगर सीधा उत्तर चाहिए तो सीधा प्रश्न बनाइए। समय समाप्त हो रहा है, बस मैं एक अनुपूरक पूछना चाह रहा हूं पूछिए प्लीज। कि संविदा कर्मी जो अपने जिले से दूर रहते हैं, एक तो उनकी सैलरी कम है और अपने जिले से दूर रहते हैं, सरकार क्या उनको उनके जिले के करीब या उस जिले में पोस्टिंग करने पे विचार करेगी ताकि कम पैसे में भी उनका खर्च चल सके? श्री अनिल कुमार हैं? नहीं है। माननीय मंत्री जी उत्तर दीजिए। जी, माननीय संग्राम सिंह जी ने और माननीय पटेल साहब ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है मान्यवर, वो हम आपको बता दें कि जहां पर मान्यवर नियमित पद हैं, जहां रेगुलर पोस्ट हैं, वहां पर किसी प्रकार से कोई आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगाया नहीं जा रहा है। ये व्यवस्था सरकार दे चुकी है। दूसरी बात, आप उनकी सर्विस की सिक्योरिटी या उन लोगों के हित की बात कर रहे हैं। हमने पहले से ही जो शासनादेश जारी किया है उसके हम 3-4 बिंदु मान्यवर बता दें, तब तक टाइम हो रहा है। ये जेम पोर्टल से उनका सिलेक्शन हो रहा है मान्यवर। ये 18 सितंबर 2019 का कार्मिक विभाग का शासनादेश है मान्यवर। ये इसमें खास तौर से उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है जो आउटसोर्सिंग के लिए लगाए जा रहे हैं मान्यवर। आउटसोर्सिंग कर्मियों का चयन केवल सेवा योजन पोर्टल से ही किया जाएगा। एक बार चयनित आउटसोर्स कर्मी को सेवा प्रदाता स्वयं निकाल नहीं सकता है मान्यवर, उसको निकाला नहीं जाएगा। उक्त व्यवस्था लागू होने से पहले कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों को निकाला नहीं जाएगा। इसके साथ ही कर्मियों को विलंब से भुगतान किए जाने की स्थिति में क्रेता विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को उपलब्ध कराई गई धनराशि पर 18% ब्याज व पेनाल्टी लगाई जाएगी। ये यहां तक की सिक्योरिटी मान्यवर दी गई। समस्त आउटसोर्सिंग कर्मियों को के पारिश्रमिक का भुगतान उनके ईपीएफ और ईएसआई
आदि के मद में कटौती की धनराशि निर्धारित खातों में अनिवार्य रूप से जमा किए जाने में कोई अनियमितता पाए जाने पर विभाग के आहरण और वितरण अधिकारी तथा सेवा प्रदाता का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। यानी अगर एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम में या जो फंड का व्यवस्था है उसमें अगर किसी प्रकार की कोताही की जाएगी तो उसमें सेवादाता के खिलाफ कार्रवाई करने की व्यवस्था है मान्यवर। और मानदेय भी किसी प्रकार से न्यूनतम मानदेय से कम नहीं होगा और खासतौर से स्किल और अनस्किल की भी इसमें व्यवस्था दी गई मान्यवर। इसलिए उन लोगों की जीवन यापन की व्यवस्था तो जरूर है, कर रहे हैं और अभी फिलहाल कोई उनके परमानेंट होने की कोई योजना नहीं है मान्यवर। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आज हमारे बीच में नेपाल